नमस्कार, स्वागत है आप सभी का परीक्षा कैंपस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम ब्रिटिश साम्राज्यवाद का भारत के अलावा अन्य देशों में विस्तार को देखेंगे, जिसमें हम लोग आंग्ल बर्मा संबंध, सिक्किम, अफगानिस्तान एवं सिंध से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को समझेंगे। इसमें आज के अध्याय में हम लोग खंड 1 में आंग्ल बर्मा संबंध एवं युद्ध, इसकी पृष्ठभूमि, प्रारंभिक हस्तक्षेप अंग्रेजों का किस प्रकार से होता है, 3 आंग्ल बर्मा युद्ध होते हैं उसको तथा महत्वपूर्ण संधियों को समझेंगे। तो चलिए आज की इस सेशन की शुरुआत करते हैं। अगर आंग्ल बर्मा संबंध की बात की जाए तो इसमें हम अगर राजनीतिक पृष्ठभूमि की बात करेंगे तो 18वीं सदी के मध्य तक बर्मा में तैलंगों का शासन था। ठीक, तैलंग वहाँ के मूल शासक थे, जिनका केंद्र इरावती नदी का डेल्टा क्षेत्र है, यानी इरावती नदी के डेल्टाई क्षेत्र में तैलंगों का शासन था। ठीक, 1750 के दशक में बर्मी सरदार होते हैं अलोकप्रमा। ठीक, अलोकप्रमा ने तैलंगों को पराजित कर पेगु पर अधिकार कर लिया और एक शक्तिशाली राजतंत्र की स्थापना की। अलोकप्रमा के वंशजों ने एक विस्तारवादी नीति अपनाई, जिससे उन्हें ब्रिटिश हितों के सीधे टकराव को हम लोग देखते हैं इसमें। यानी जो अलोकप्रमा के वंशज हुए बाद में, इन्होंने बर्मा साम्राज्य का विस्तार करना शुरू कर दिया और भारत में जो कलकत्ता या फिर बंगाल का जो क्षेत्र था, यहाँ से अंग्रेज़ों की तरफ से और उधर से बर्मा सरदारों की तरफ से लगातार संघर्ष जारी थे, जिसकी वजह से 3 आंग्ल बर्मा युद्ध हम लोगों को देखने को मिलते हैं। तो चलिए इसके महत्वपूर्ण संबंधों को समझते हैं। आंग्ल बर्मा युद्ध किस प्रकार से हुए, क्या क्या कारण थे। तो 1766 में बर्मा ने सियाम, जो कि थाईलैंड का पुराना नाम था, से तनासरीम का तटीय क्षेत्र जीत लिया। ठीक, यानी सियाम जो है वहाँ से तनासरीम का क्षेत्र जो है बर्मा ने जीत लिया। 1784 में अराकान, जो कि वर्तमान में रखाइन प्रांत है, पर पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया। ठीक, 1813 में सुरमा घाटी के क्षेत्र में मणिपुर जो भारतीय क्षेत्र था उस पर सफलतापूर्वक नियंत्रण कर लिया। उसके बाद 1817 से 1822 ईस्वी के बीच में असम पर अधिकार कर लिए। यानी आप देखोगे कि पूर्वी भारत पर और बर्मा के पश्चिमी क्षेत्र पर लगातार 1766 ईस्वी से लेकर के बर्मा सरकार या बर्मा के राजाओं के द्वारा बराबर अधिकार किया जा रहा था और इन जो क्षेत्र पड़ रहे थे उन पर कब्जा किया जा रहा था। ठीक, यह विस्तार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक गंभीर सामरिक चिंता का विषय बन गए। यानी 1766 में सियाम, जो कि थाईलैंड का नाम था, वहाँ से तनासरीम, फिर 1784 में अराकान क्षेत्र, 1813 में मणिपुर, 1817 से 1822 के बीच में क्या कहते हैं असम का जो क्षेत्र है, इस पर बर्मा के राजाओं ने अधिकार कर लिया। और फिर इधर से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वह भी व्यापार कर रही थी और विभिन्न क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में रख रही थी। तो इसकी वजह से दोनों जो हैं ईस्ट इंडिया कंपनी और बर्मा जो राज्य हैं, दोनों के मध्य टकराव होना अवश्यंभावी हो गया। इसी के लिए फिर आंग्ल बर्मा जो संबंध है उसको सुलझाने के लिए, जो क्षेत्रों का विवाद है इसको सुलझाने के लिए कई प्रयास किए गए, जिसमें कंपनी और बर्मा के बीच सीमा अनिर्धारित और विवादित होना एक प्रमुख समस्या थी। इसके लिए 3 मिशन भेजे गए। पहला मिशन था कैप्टन साइम्स का 1795-1802 में 2 बार भेजा गया, कैप्टन कॉक्स का 1797 में, फिर कैप्टन कैनिंग के नेतृत्व में 1803, 1809 और 1811 में। यानी कि 6 मिशन पूरे बर्मा और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से भेजे गए, ताकि बर्मा और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य जो क्षेत्रों का विवाद है उसको सुलझा लिया जाए। परंतु इन प्रयासों के बावजूद भी जो है इन विवादों को नहीं सुलझाया जा सका। एक और कारण था कि बर्मा के जो राजा होते थे उन्होंने किसी भी अन्य देशों को या फिर किसी भी व्यक्ति को अपने सामने जब उनके दरबार में उपस्थित होते थे तो उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करना होता था बर्मा के राजाओं को। इसको लेकर के ईस्ट इंडिया कंपनी को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। ठीक, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अंग्रेज़ थे या फिर जो व्यापारी थे, जो बड़े बड़े अधिकारी थे, वे अपमान समझते थे अपना किसी के सामने झुकना। ठीक, तो इसी को लेकर के
विवाद बराबर हो रहे थे। यह सांस्कृतिक और कूटनीतिक टकराव अविश्वास को गहरा करता गया। यानी कि एक तो हमने पहले देखा वर्मा सरकार द्वारा विभिन्न भारतीय क्षेत्रों को लेकर के कब्जा किया जाने लगा, साथ साथ में जो साष्टांग दंडवत प्रणाम करने की जो तरीका था दरबार में, उसको लेकर के भी अंग्रेजों को इससे आपत्ति थी। ठीक, इसके बाद क्या होता है, प्रारंभिक ब्रिटिश मिशनों के विफल होने के कारणों में केवल सीमा विवाद ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक विवाद और शिष्टाचार संबंधी मुद्दे भी शामिल थे। तो यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है, कई बार ऐसे प्रश्न आते हैं कि सिर्फ राजनीतिक विवाद था या फिर जमीन का मामला था, इसकी वजह से आंग्ल बर्मा संबंध जो हैं या फिर आंग्ल बर्मा युद्ध हुए हैं, ऐसा नहीं था, बल्कि सांस्कृतिक और शिष्टाचार संबंधी विवाद भी थे जिसको लेकर के अंग्रेजों को आपत्ति थी। ठीक, आगे देखते हैं। टकराव के बढ़ते कारणों में अगर हम देखेंगे तो धीरे धीरे जो यह परिस्थितियां उत्पन्न हो रही है, उसमें एक था अराकान शरणार्थियों का मुद्दा। किंग बेरिंग के नेतृत्व में कुछ बर्मावासी ब्रिटिश क्षेत्रों में आ गए जिन्हें बसाने के लिए कॉक्स बाजार वर्तमान बांग्लादेश की स्थापना हुई। ठीक, यानी यहाँ पर कॉक्स बाजार बांग्लादेश में, वर्तमान बांग्लादेश में कॉक्स बाजार बनाया गया, किसके? किंग बेरिंग के नेतृत्व में। ठीक, बर्मा सरकार ने ढाका, चटगांव, कासिम बाजार व मुर्शिदा पर ऐतिहासिक अधिकार का दावा किया। यानी वर्मा की जो सरकार है उसने कहा कि ढाका, चटगांव, कासिम बाजार और मुर्शिदाबाद जो है वह प्राचीन काल से ही बर्मा राज्य के अंतर्गत आते थे। ठीक, लॉर्ड हेस्टिंग्स ने 1818 में बर्मा के इन क्षेत्रों को लौटाने की मांग की, जिसे लॉर्ड हेस्टिंग्स ने जाली मांग पत्र कहकर खारिज कर दिया। यानी यह जो क्षेत्र है इस पर धीरे धीरे उन्होंने बर्मा सरकार ने कब्जा करने का प्रयास किया और लॉर्ड हेस्टिंग्स को एक पत्र लिख करके जो उपर्युक्त क्षेत्र हैं इनको वापस लौटाने की मांग की, जिसको लॉर्ड हेस्टिंग्स ने एक जाली पत्र कह करके, इस मांग को जाली मांग पत्र कह करके इस देने से इनकार कर दिया। ठीक, फिर 1817 से 1822 में हेस्टिंग्स के जवाब से क्रुद्ध होकर बर्मा ने असम पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया, जिससे सीधा सैन्य टकराव अवश्यंभावी हो गया। ठीक, तो इन क्षेत्रों को कासिम बाजार, मुर्शिदाबाद, ढाका, चटगांव, इन क्षेत्रों को बर्मा सरकार अंग्रेजों से कह रही, ईस्ट इंडिया कंपनी से कह रही कि वापस कर दो, क्योंकि मेरा प्राचीन काल से इस पर नियंत्रण था। इस मांग को लेकर के हेस्टिंग्स ने जब मना कर दिया तो फिर बर्मा सरकार ने 1817 से 22 के बीच में असम पर अधिकार कर लिया। इसकी वजह से फिर आंग्ल बर्मा युद्ध होता है, जिसका तत्कालिक कारण क्या क्या होता है। पहला तो होता है नाफ नदी संघर्ष, सीमा पर स्थित रामू की पहाड़ी से कंपनी के लोगों द्वारा हाथी पकड़ना। ठीक, यानी नाफ नदी के पास में रामू की एक पहाड़ी स्थित थी, वहाँ पर कंपनी यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग थे वह हाथियों को पकड़ते थे। और जनवरी 1823 में बर्मा द्वारा कंपनी की चावल से भरी नाव से चुंगी की मांग करते हुए संघर्ष में माझी की मृत्यु हो गई। यानी एक तो रामू की पहाड़ी से के जंगलों से हाथी पकड़ना अंग्रेजों के द्वारा, इसको लेकर के विवाद था। दूसरा था 1823 में, जनवरी 1823 में अंग्रेजों की एक चावल की नाव जो थी वह आ रही थी बर्मा से, जिसको लेकर के बर्मा सरकार ने चुंगी की मांग की और इस चुंगी की मांग को लेकर के आपस में विवाद हुआ दोनों में, जिससे वहाँ के नाविक की, ठीक, इस नाव के नाविक की मृत्यु हो गई। फिर शाहपुरी द्वीप पर नवंबर 1823 में बर्मा ने बंगाल की खाड़ी में स्थित शाहपुरी द्वीप पर अधिकार कर लिया, जो ब्रिटिश नियंत्रण में था। ठीक, यानी बर्मा के जो राजा उस समय थे बहुत शक्तिशाली थे, उन्होंने धीरे धीरे अंग्रेजों से विवाद किया और बाद में भारतीय क्षेत्रों पर अधिकार करना शुरू कर दिया। रॉबर्टसन और चीफ के साथ वार्ता असफल रही और बर्मा ने अंग्रेजों का एक जहाज था सोफिया के कैप्टन व साथियों को कैद कर लिया। ठीक, यह धीरे धीरे प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के जो घटनाएं थी, जो कारण थे, तत्कालिक कारण थे, यहाँ आपने देखा कि जो यह विवाद थे इनको सुलझाने के लिए रॉबर्टसन और चीफ के साथ वार्ता का प्रयास अंग्रेजों ने किया, जो असफल रही। बाद में वर्मा ने अंग्रेजी जहाज एक थी सोफिया के कैप्टन को और अन्य साथियों को कैद कर लिया। ठीक, इसके बाद
प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध होता है 1824 से 26 के बीच में। इस समय जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड एमहर्स्ट थे, ठीक। गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड एमहर्स्ट हैं। 24 फरवरी 1824 को गवर्नर जनरल लॉर्ड एमहर्स्ट ने युद्ध की औपचारिक ऐलान कर दिया, ठीक। फिर 5 मार्च 1824 को इस युद्ध का सार्वजनिक घोषणा की गई, ठीक। यानी एक बैठक की गई जिसमें 24 फरवरी 1824 को कहा गया कि हम बर्मा से युद्ध करेंगे, और इसकी औपचारिक घोषणा जो है 24 फरवरी 1824 को हुई, परंतु सार्वजनिक घोषणा 5 मार्च 1824 को की गई। इस युद्ध में सेनापति एडवर्ड पैजेट ने दो तरफा हमले की योजना बनाई। थल सेना की जो है असम के रास्ते से आक्रमण करेगी, और जो नौसेना है वह रंगून पर समुद्री क्षेत्र से आक्रमण करेगी, ठीक। यानी दो रास्ते से आक्रमण किया जाएगा। किसके नेतृत्व में? सेनापति एडवर्ड पैजेट ने योजना बनाई, जिसमें असम की तरफ से थल सेना से और रंगून की तरफ से समुद्री सेना से आक्रमण करने का योजना बनाया गया। फिर क्या होता है? प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध प्रारंभिक चरण की अगर हम बात करेंगे तो बर्मा के जंगल, पर्वत और दलदली भूमि ने अंग्रेजों के लिए गंभीर चुनौती पेश कर दी। इसकी वजह से ब्रिटिश सेना ने असम पर सफलतापूर्वक अधिकार कर लिया। देखिए, जब धीरे धीरे आक्रमण असम की तरफ से किया जाने लगा तो बर्मा के जो जंगल थे, पर्वत थे और दलदली भूमि थे, उसका लाभ बर्मा की सरकार को मिला। परंतु प्रारंभ में अंग्रेजी जो सेना है, ब्रिटिश सेना ने असम पर अधिकार कर लिया, और चटगांव की सीमा पर रामू की जो पहाड़ी थी उसके पास में बर्मी सेनापति महाबांदुला ने ब्रिटिश सेना को पराजित कर दिया। प्रारंभिक चरण में कंपनी को कोई विशेष लाभ नहीं हुआ और उनकी अजेयता की छवि को धक्का लगा, ठीक। यहाँ से प्रश्न कैसे बनते हैं? अक्सर युद्धों के प्रारंभिक चरणों से ब्रिटिश असफलताओं से संबंधित कथन पूछे जाते हैं। रामू की पराजय एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, ठीक। तो यहाँ से हमें समझना चाहिए कि रामू की पहाड़ी जो है, यहाँ के बर्मा सेनापति थे महाबांदुला, इनके नेतृत्व में बर्मा की सेना ने अंग्रेजों को पराजित किया था, ठीक। तो इसको ध्यान में रखिएगा। फिर आगे क्या होता है? चार्ल्स मैटकाफ का क्या कथन था कि शत्रु की विजय से कलकत्ता व ढाका में वैसा ही उत्पात मच गया है जो ब्लैक होल व सिराजुद्दौला के समय आज तक नहीं देखा गया। यानी जो रामू की पहाड़ी में महाबंदेला के नेतृत्व में जो युद्ध अंग्रेजों ने वर्मा सरकार ने जीता था और अंग्रेज वहां पे पराजित हुए थे, उसके बाद चार्ल्स मैटकाफ कहते हैं कि शत्रु की विजय से कलकत्ता व ढाका में वैसा ही उत्पात मच गया है जो ब्लैक होल की जो घटना हुई थी और सिराजुद्दौला के समय हुई थी। तो ब्लैक होल व सिराजुद्दौला के समय से आज तक नहीं देखा गया। यानी उस समय के बाद तक और प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध तक इतनी शांति थी, और जो अफरा तफरी का माहौल वर्तमान समय में है वह तब से लेकर के आज तक नहीं देखा गया था, ठीक। विल्सन ने कहा था अगर बांदुला रंगून की बजाय कलकत्ता व बंगाल की तरफ आगे बढ़ता तो शायद आसानी से विजय कर लेता, ठीक। विल्सन कहते हैं कि बांदुला ने जो रंगून की तरफ आक्रमण किया वह कलकत्ता और बंगाल की तरफ अगर करता तो आसानी से यहाँ पर अधिकार कर लेता, ठीक। मेजर आर्चर ने कहा कि कलकत्ता सरकार को डर बैठ गया कि कहीं बर्मा की सेना सुंदरवन के रास्ते से हमला न कर दे, ठीक। तो विभिन्न जो उस समय के अधिकारी हैं, गवर्नर जनरल हैं या फिर जो विद्वान हैं, उन्होंने अपने वक्तव्यों में बर्मा सरकार के द्वारा विजित क्षेत्रों या रामू की पहाड़ी में लड़े गए युद्ध में जो उनकी विजय हुई उसको लेकर के अपने भय को जाहिर किया है। ये कथन युद्ध के प्रारंभिक चरणों में ब्रिटिश पक्ष में व्याप्त भय और अनिश्चितता को दर्शाते हैं, ठीक। जो कथन दिए गए इससे समझ में आता है कि ब्रिटिश बर्मा सरकार से कितना भय खाते थे, ठीक। आगे देखते हैं। रंगून पर अधिकार किया गया कब? 11 मई 1824 को आर्चिबल्ड कैंपबेल जो हैं इन्होंने समुद्री रास्ते से आक्रमण कर रंगून जीत लिया, ठीक। आर्चिबल्ड कैंपबेल ने समुद्री रास्ते से 11 मई 1824 को आक्रमण किया और उसको जीत लिया, रंगून पर अधिकार कर लिया। दिसंबर 1824 में महाबांदुला रंगून को पुनः प्राप्त करने के प्रयास में परास्त हुआ और अप्रैल 1825 में दुनब्यू किले की रक्षा करते हुए गोली लगने से उसकी मृत्यु हो गई, ठीक। यहाँ पर जो वह रंगून में जीता था महाबांदुला, उसकी दुनब्यू के किले में गोली लगने से मृत्यु हो गई। यहीं से बर्मा की जो है पराजय शुरू हो जाती है, ठीक। कैंपबेल ने लोअर बर्मा की
तत्कालीन राजधानी प्रोम पर अधिकार कर लिया। ठीक, लोअर बर्मा की तत्कालीन राजधानी थी प्रोम, उस पर अधिकार कर लिया, जिससे बर्मा की हार निश्चित हो गई। ठीक, तो यह प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध का महत्वपूर्ण जो निर्णायक युद्ध समझा जाता है वह था। उसके बाद हम प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के बाद हम यांडबू की संधि को देखते हैं, जो कि 1826 में हुई थी। कब? 24 फरवरी 1826 को महत्वपूर्ण संधि है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। यह संधि बर्मा के राजा पागिदोवा और अंग्रेजों के बीच में हुई। मुख्य प्रावधान क्या थे? बर्मा ने 10 लाख स्टर्लिंग यानी 1 करोड़ रुपए की भारी राशि युद्ध हर्जाने के रूप में दिया। ठीक, युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में अंग्रेजों को देना स्वीकार किया। बर्मा के दूत को कलकत्ता में और ब्रिटिश रेजिडेंट को आवा, जो कि बर्मा की राजधानी थी, वहां पर रखने को लेकर के आपस में सहमति बनी। प्रथम ब्रिटिश रेजिडेंट 1830 में मेजर बर्नी, जो कि इनको बर्मा की राजधानी आवा में पहला ब्रिटिश रेजिडेंट के रूप में इनकी नियुक्ति की गई। यांडबू की संधि 24 फरवरी 1826 और युद्ध हार जाने की राशि अक्सर तथ्यात्मक प्रश्नों में पूछा जाता है नेट जेआरएफ के एग्जाम में। ठीक, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो यांडबू की जो संधि हुई, महत्वपूर्ण प्रावधान क्या थे? 1 लाख रुपए 1 करोड़ रुपए बर्मा सरकार अंग्रेजों को देगी और कलकत्ता में बर्मा सरकार का जो राजनयिक होगा या राजदूत होगा वह रहेगा, और बर्मा की राजधानी आवा में ब्रिटिश सरकार का जो राजदूत होगा या रेजिडेंट होगा वह नियुक्त होगा। पहला रेजिडेंट मेजर बर्नी था। ठीक, अब आगे देखते हैं। यांडबू की संधि का दूसरा भाग क्या था? बर्मा ने अराकान, जो कि राखाइन प्रांत था, और टेनाशरीम के प्रांत अंग्रेजों को सौंप दिए। ठीक, बर्मा ने असम, कछार, जयंतिया और मणिपुर के किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप से स्वयं को अलग कर लिए। यानी बर्मा ने माना कि अब वह असम, कछार, जयंतिया और मणिपुर जो क्षेत्र थे उस पर हस्तक्षेप नहीं करेगा, और असम, कछार और मणिपुर अंग्रेजी संरक्षित राज्य बन गए। व्यापारिक संधि भी इसी में की गई। क्या थी? इसी वर्ष 26 नवंबर को एक पृथक व्यापारिक संधि पर भी हस्ताक्षर किए गए। इस संधि ने बर्मा को कमजोर कर दिया और दक्षिण पूर्व एशिया में ब्रिटिश प्रभाव के मार्ग को प्रशस्त कर दिया। ठीक, तो यांडबू की संधि महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखिएगा। फिर होता है द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध। यह भी अंग्रेजों की प्रसारवादी नीति और बर्मा सरकार के मध्य हुए राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण होता है। एक राजा होते हैं थारावादी। ठीक, 1837 में बर्मा के नए राजा थारावादी बनते हैं। ठीक, थारावादी जो हैं बर्मा के नए राजा बनते हैं, और बर्मा में यह नियम था कि जो नया राजा बनेगा वह इसके उस राजा से पहले की जो संधियाँ हुई होंगी, जो नियम बने होंगे, उसको मानने से वह इनकार कर सकता है। ठीक, यानी फिर से नए संधियाँ और नए नियम बनाए जाएंगे। ठीक, तो थारावादी ने जब सिंहासन पर अधिकार किया, उसने सिंहासन पर बैठते ही यांडबू की संधि को अस्वीकार कर दिया। तर्क क्या था कि बर्मी परंपरा के अनुसार नए राजा के पद ग्रहण पर पुराने कानून समाप्त हो जाते हैं। ठीक, राजनयिक संबंधों की बात अगर हम करेंगे तो 1824 में ब्रिटिश रेजिडेंट, जो कि उस समय बेसन था, उसको बर्मा से हटा दिया गया। ठीक, फिर राजा थारावादी के बाद पगन शासक बनते हैं। इन्होंने 1845 में राजा थारावादी के पागल हो जाने पर पगन नया शासक बना, जिसके काल में ब्रिटिश व्यापारियों पर अत्याचार बढ़ गए। ठीक, जो कि बर्मा में ब्रिटिश व्यापारी थे, राजा पगन के समय उन पर अत्याचार किए जाने लगे। फिर ब्रिटिश व्यापारियों पर जुर्माना लगाया गया। 1851 में रंगून में 2 ब्रिटिश समुद्र कप्तानों कैप्टन सेफर्ड और कैप्टन लुइस पर स्थानीय बर्मी गवर्नर ने भारी जुर्माना लगाया। ठीक, इसके बाद लॉर्ड डलहौजी ने हस्तक्षेप किया। लॉर्ड डलहौजी ने इसे ब्रिटिश सम्मान का प्रश्न बनाया, और डलहौजी ने कमोडोर लैम्बर्ट को फॉक्स और सरपेंट नामक युद्धपोतों के साथ भेजा। कहाँ पर? बर्मा में। इनका उद्देश्य था 910 पाउंड हर्जाना वसूलना और रंगून के गवर्नर को हटाना। ठीक, नए गवर्नर ने लैम्बर्ट से मिलने से इनकार कर दिया, जिससे लैम्बर्ट ने अपना अपमान समझा और बर्मा के एक जहाज पर कब्जा कर लिया। ठीक, तो यानी लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया, जो कैप्टन सेफर्ड और कैप्टन लुइस हैं,
इन पर जब बर्मा के स्थानीय गवर्नर ने जुर्माना लगाया तो लॉर्ड डलहौजी ने कहा, एक कैमोडोर लैम्बर्ट को वहाँ पर एक मिशन के लिए भेजा, जिसमें 2 समुद्री जहाज भेजे गए थे, फॉक्स और सर्वेंट, ठीक, युद्धपोत थे। इनको भेजा गया और 910 पाउंड का हर्जाना वसूलने के लिए बर्मा सरकार से हर्जाना वसूलने के लिए कहा गया, ठीक। परंतु जो वहाँ का गवर्नर था उसने लैम्बर्ट से मिलने से इनकार कर दिया। फिर इसके बाद लैम्बर्ट ने वहाँ के एक जहाज़ पर कब्जा कर लिया, ठीक। इसके बाद क्या होता है, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध प्रारंभ होता है। युद्ध की शुरुआत कब होती है? डलहौजी ने 1 लाख पाउंड की अतिरिक्त क्षतिपूर्ति की मांग की, जिसे अस्वीकार करने पर 1 अप्रैल 1852 को युद्ध की घोषणा की गई, ठीक। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1 अप्रैल 1852 को इसकी घोषणा की गई। ब्रिटिश सेनापति की बात करेंगे तो जनरल गाडविन और जनरल ऑस्टिन जो हैं उस समय ब्रिटिश सेनापति थे। 14 अप्रैल 1852 को रंगून के प्रसिद्ध जो स्थल है स्वेटगॉन पैगोडा पर अधिकार कर लिया गया। मई 1852 में इरावती नदी के डेल्टा में बेसिन पर कब्जा कर लिया गया और नवंबर 1852 को जो वहाँ की लोअर बर्मा की राजधानी थी प्रोम, उस पर भी अधिकार कर लिया गया। और 20 दिसंबर 1852 को डलहौजी ने पेगू, जो कि लोअर बर्मा को कहा जाता था, उस पर अधिकार कर लिया, ठीक। और ब्रिटिश साम्राज्य की विलय की एक तरफा घोषणा कर दी, यानी पेगू को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने की घोषणा कर दी। तो इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ पर जो लॉर्ड डलहौजी से इसकी साम्राज्यवादी नीति है, यहाँ से अक्सर प्रश्न बनते हैं, ठीक। आगे देखते हैं, पेगू या लोअर बर्मा का महत्व क्यों था? क्योंकि प्राचीन साहित्य में पेगू को स्वर्ण भूमि कहा जाता था। इसका आर्थिक महत्व था, यह बर्मा का सबसे उपजाऊ प्रदेश था, विशेषकर यहाँ पर चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता था। यहाँ टीक, जो कि सागौन की इमारती लकड़ी के लिए विशाल भंडार थे। माना जाता था कि यहाँ पर सोने की खानें भी मौजूद थे, ठीक। पेगू के विलय ने ब्रिटिशों को इरावती डेल्टा के समृद्ध संसाधनों और रंगून के बंदरगाह पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने का मौका दिया। यानी कि जो लॉर्ड डलहौजी है वह जानबूझकर के पेगू उस पर अधिकार करना चाहता था, और अधिकार करने के बाद उसने न सिर्फ अधिकार किया बल्कि उसको ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया, क्योंकि वह उसके आर्थिक महत्व को जानता था। यहाँ पर सोने की खदानें थी, सागौन जो कि इमारती लकड़ी मानी जाती थी, उसका सबसे ज़्यादा यहाँ पर जंगल थे कई, और यहाँ पर चावल के उत्पादन का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता था, ठीक। तो इसलिए इसका पेगू का आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा महत्व था। लॉर्ड एबरडीन, जो कि उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, इन्होंने कहा है, युद्ध के उत्तरदायित्व और बर्मा की समस्या के प्रति अपनी सरकार की अनभिज्ञता प्रकट की, ठीक। रिचर्ड कॉबडेन जो हैं यह उदारवादी नेता थे, उन्होंने इसे एक गंभीर पाप की संज्ञा दी। लंदन टाइम्स न्यूज़पेपर ने लिखा कि मान मर्यादा की रक्षा के लिए अन्य प्रदेश जीतने की आवश्यकता नहीं थी, ठीक। मान मर्यादा की रक्षा के लिए अन्य प्रदेश जीतने की आवश्यकता नहीं थी। और अमेरिकी सेनेटर कैश कहते हैं कि दूसरी कौमों को विनम्रता व निस्वार्थता का उपदेश देना इस जाति यानी अंग्रेजों को खूब शोभा देता है। यह युद्ध ब्रिटेन में भी अत्यधिक विवादास्पद रहा है, यानी द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध को लेकर के अंग्रेज़ों की बहुत बड़े पैमाने पर आलोचना की गई, क्योंकि वहाँ पर अंग्रेज़ों की विस्तारवादी नीति स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, खास करके पेगू को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय को लेकर के, ठीक, क्योंकि उसका बहुत ज़्यादा आर्थिक महत्व था। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री या फिर रिचर्ड कॉबडेन, लंदन टाइम्स जो हैं और अमेरिकी सीनेटर जो हैं, यह सभी लोग अंग्रेज़ों की आलोचना करते हैं। और यह जो अमेरिकी सीनेटर का जो कथन है यह अक्सर परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। दूसरी कौमों को विनम्रता व निस्वार्थता का उपदेश देना इस जाति यानी अंग्रेज़ों को खूब शोभा देता है। आगे देखते हैं, अब तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध होता है कब? 1885 में। राजा मिंदनमिन 1857 में ऊपरी बर्मा की राजधानी मांडले स्थानांतरित की गई और अंग्रेजों से महत्वपूर्ण संबंध बनाए रख, ठीक। इसके बाद राजा थीबो 1878 में, राजा थीबो जो हैं वहाँ के नए राजा बनते हैं। इन्होंने ब्रिटिश विरोधी और विस्तारवादी रुख अपनाया, ठीक। थीबो ने ब्रिटिशों को अनदेखा कर जर्मनी, फ्रांस और इटली से व्यापारिक संधियाँ की।
फ्रांस ने बर्मा में बैंक स्थापित करने, रेल समझौता करने और तैनाकिन वियतनाम के रास्ते हथियार देने का वायदा किया। ठीक, फ्रांस का बढ़ता प्रभाव ब्रिटिशों के लिए असहनीय था। यानी जो वहाँ के नए राजा बनते हैं थीबो, वह अंग्रेज़ों के अलावा, अंग्रेज़ों को छोड़ करके जो अन्य यूरोपीय देश हैं, खास करके फ्रांस और जर्मनी, इटली, इन देशों से संपर्क स्थापित करते हैं और नई नई व्यापारिक संधियां और राजनीतिक संधियां करते हैं। फ्रांस ने बर्मा में रेल बिछाने और साथ ही साथ बैंक स्थापित करने और तैनाकिन, जो कि वियतनाम का क्षेत्र था, वहां से हथियार देने का वादा किया। तो इन संधियों और फ्रांस की गतिविधियों को लेकर के अंग्रेज़ों को बहुत ज़्यादा बाद में समस्या होने वाली थी। इसको लेकर के अंग्रेज़ों को चिंता होने लगी। इसकी वजह से तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध की पृष्ठभूमि बनती है। तत्कालिक कारण क्या होता है? राजा थीबो ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर इमारती लकड़ी के व्यापार में धोखाधड़ी का आरोप लगाकर भारी जुर्माना लगाया। ठीक, कंपनी का नाम क्या था? बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कॉरपोरेशन। इस कंपनी ने क्या किया था कि इमारती लकड़ी के व्यापार में धोखाधड़ी की थी। किसके अनुसार? राजा थीबो के अनुसार। तो इसके लिए उन्होंने भारी जुर्माना लगा दिया और यह कंपनी शिमला में वायसराय भवन के निर्माण में शामिल थी। ठीक, रंगून चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मांग। ब्रिटिश व्यापारियों ने जुर्माने के मुद्दे को उठाकर पूरे बर्मा पर अधिकार करने की मांग की। किसने? रंगून चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने। जब बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कॉरपोरेशन पर राजा थीबो ने जुर्माना लगाया तो इसको लेकर के रंगून चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स ने पूरे बर्मा पर अधिकार करने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिश जो सरकार है उससे मांग की। अंग्रेजों ने राजा थीबो पर फ्रांसीसियों के साथ मिलकर ब्रिटिश हितों के विरुद्ध षड्यंत्र करने का आरोप लगाया। ठीक, तो यह युद्ध के तत्कालिक कारण थे। और फिर उसके बाद 1885 में जो यह युद्ध होता है उसमें अंग्रेजों ने बर्मा पर अधिकार कर लिया बहुत सारे क्षेत्रों पर। फिर बाद में विभिन्न संधियों के माध्यम से धीरे धीरे उस पर जो है नियंत्रण स्थापित किया गया। तो यह जो आंग्ल बर्मा युद्ध, 3 आंग्ल बर्मा युद्ध हुए हैं, इसको लेकर के आज की क्लास थी और इसमें हम लोगों ने विभिन्न तथ्यों को विस्तार पूर्वक पढ़ा है। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध क्यों हुए, तत्कालिक कारण क्या था, कौन सी संधि हुई, और द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध महत्वपूर्ण संधियाँ जिसमें यानडबू की जो संधि हुई है वह महत्वपूर्ण थी। ठीक, तो उसको हमने देखा। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध के तत्कालिक कारणों को विस्तार पूर्वक पढ़ा। तो आज की क्लास कैसे लगी आप सभी को कमेंट में ज़रूर इसका जवाब दीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, अपने मित्रों के साथ ज़रूर साझा कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।